साधारण बोलचाल की भाषा में आपूर्ति से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करने से होता है, परंतु आपूर्ति का अध्ययन माल एवं सेवा कर के संदर्भ में भिन्न रूप में है। उत्पादन शुल्क में निर्माण एक आधार होता है, विक्रय कर में बिक्री एक आधार होता है, सेवा कर में सेवा को कर योग्य घटना माना गया है। किसी वस्तु का निर्माण हुआ या नहीं, माल की बिक्री हुई या नहीं, सेवा प्रदान की गई या नहीं, इसका निर्धारण करना जटिल कार्य था तथा विवादों का कारण भी बनता रहा। इस समस्या को दूर करने के लिए माल एवं सेवा कर कानून में आपूर्ति को कर योग्य घटना का आधार बनाया गया है। यदि माल एवं सेवा कर की आपूर्ति हो गई तो कर योग्य घटना घटित हो गई एवं सामान्य तय कर दायित्व भी उत्पन्न हो गया। कर योग्य घटना आपूर्ति पर आधारित है, अतः आपूर्ति संबंधी मुद्दों का अध्ययन, जैसे आपूर्ति का क्षेत्र, आपूर्ति का स्थान, आपूर्ति का समय, आपूर्ति का मूल्य, इनका अध्ययन माल एवं सेवा कर में महत्वपूर्ण है। हम केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति में जो शामिल है उनमें प्रथम है, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल एवं सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति, जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा के रूप में आपूर्ति अथवा आपूर्ति करने का समझौता। प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति में अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो अथवा नहीं। अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गतिविधियां बिना प्रतिफल के की गई हों अथवा करने का समझौता किया गया हो। यदि कुछ गतिविधियां या व्यवहार धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति है तो उन्हें माल की आपूर्ति या सेवा की आपूर्ति अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा। धारा 7 में उल्लेखित आपूर्ति का अर्थ समावेशी है, जो यह बताता है कि इस धारा में वर्णित विशिष्ट व्यवहार केवल प्रतीकात्मक हैं, जो इसके क्षेत्र को सीमित नहीं करते। ऐसे भी व्यवहार हो सकते हैं जो यद्यपि उक्त धारा में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किए गए हैं, परंतु जिन्हें आपूर्ति में शामिल किया जा सकता है। आपूर्ति का व्यवहार माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित हो। किसी भी गतिविधि या व्यवहार को आपूर्ति कहलाने के लिए यह आवश्यक है ऐसा व्यवहार या गतिविधि किसी माल या सेवा या दोनों से संबंधित होना चाहिए। यदि कोई व्यवहार माल या सेवा से संबंधित नहीं है तो वह आपूर्ति नहीं कहलाएगा। माल या सेवा को विशेष रूप से अधिनियम में परिभाषित किया गया है। माल की परिभाषा के अनुसार प्रतिभूतियों को माल नहीं माना गया है। अतः यदि कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले में भी प्रतिभूतियों की आपूर्ति यानी कि विक्रय किया जाता है तो भी इस अधिनियम के अंतर्गत इसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। आपूर्ति के लक्षणों में दूसरा लक्षण है आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। आपूर्ति एक व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए तथा ऐसा व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आना चाहिए। व्यक्ति तथा कर योग्य व्यक्ति में एक व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी आते हैं। कर योग्य व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो या तो पहले से पंजीकृत है अथवा जिसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति कहलाएगी। एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति नहीं कहलाएगी। यदि किसी व्यक्ति का कुल आवर्त
40 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी लागू हो, उससे अधिक नहीं है तो उसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है। आपूर्ति का तीसरा लक्षण है आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होना चाहिए। प्रतिफल से आशय माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के बदले पूर्तिकर्ता व्यक्ति को प्राप्त अथवा उसके द्वारा वसूली योग्य किसी भी वस्तु, चाहे मुद्रा में हो या किसी भी वस्तु के रूप में, उसी से है। उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें प्रतिफल का होना अधिनियम द्वारा आवश्यक नहीं माना गया हो, से सभी परिस्थितियों में आपूर्ति के बदले प्रतिफल का होना आवश्यक है। अन्य सभी तत्वों के होते हुए भी यदि कोई आपूर्ति बिना प्रतिफल के की जाए तो ऐसी आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी कार पुण्यार्थ संस्था को बिना किसी प्रतिफल के दे दी। पुरानी कार की आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पुण्यार्थ संस्था से कार के बदले कोई प्रतिफल नहीं लिया है। चौथा लक्षण है आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें इस अधिनियम के प्रावधान करके इस शर्त से मुक्ति प्रदान कर दी गई हो, अन्य दिशाओं में आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होना चाहिए। अन्यथा आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा। व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, धंधा, पेशा, साहस, इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को शामिल किया जाता है, बशर्ते कि ये क्रियाएं व्यावसायिक इकाई द्वारा की जाए। यदि ये क्रियाएं एक व्यावसायिक इकाई द्वारा नहीं की जाए तो ऐसी आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने निजी उपयोग की पुरानी कार एक कार व्यवसायी कंपनी को देकर उसके बदले में एक नई कार खरीदी। पुरानी कार की आपूर्ति इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि पुरानी कार की आपूर्ति करने वाला एक व्यवसायी नहीं है। अतः यह आपूर्ति व्यवसाय के दौरान एवं व्यवसाय की प्रगति में नहीं की गई है। पांचवा लक्षण है आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य हो। आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति से आशय ऐसी आपूर्ति जिस पर इस अधिनियम के तहत कर का आरोपण किया जा सके। यदि किसी आपूर्ति पर इस अधिनियम के तहत कर का आरोपण नहीं किया जा सके तो ऐसी आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं कहेंगे। जैसे पेट्रोल की आपूर्ति पर इस अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता, अतः इस अधिनियम के तहत उसे आपूर्ति नहीं कहा जाएगा। छठी विशेषता है कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति की जाए। माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान यदि माल सेवा की निर्यात अमेरिका को किया जाए तो इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान अमेरिका में लागू नहीं होते।